गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम ओरिजिन हिस्ट्री ग्रोथ ऑफ टीवी एंड सिनेमा इन इंडिया के थर्ड यूनिट को पढ़ते हैं। इसके अंदर टेलीविज़न के ग्रोथ के बारे में हम बात करेंगे, टेलीविज़न और सिनेमा दोनों का। तो शुरू करते हैं टेलीविज़न से। टेलीविज़न की अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो टेलीविज़न का जो आविष्कार हुआ था ये काफ़ी लोगों के काफ़ी सालों तक के प्रयास के बाद हुआ था और इसमें 2 डिस्टिंक्ट पाथ थे टेक्नोलॉजी के जो शुरू-शुरू में एक्सपेरिमेंट किए गए थे। अगर हम बात करें तो उसमें एक था जो है मैकेनिकल टेलीविज़न और एक इलेक्ट्रिकल टेलीविज़न। मैकेनिकल टेलीविज़न जो था इसमें पॉल गोटलीब निप्को जो थे उन्होंने पहले मैकेनिकल टेलीविज़न सबसे पहले बनाया था उन्होंने। ये जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक रोटेटिंग डिस्क टेक्नोलॉजी के ऊपर पिक्चर को ट्रांसमिट करने के लिए एक वायर के ऊपर 1984 में निप्को डिस्क का आविष्कार किया था। इसलिए इनको जो है बोला जाता है कि सबसे पहले आदमी थे टेलीविज़न का स्कैनिंग प्रिंसिपल पे जो है इन्होंने जो आविष्कार किया था मैकेनिकल टेलीविज़न का, वो सबसे पहले यही उसका मेन आविष्कार बोले जाते हैं। इसके बाद जॉन लॉगी बेयर्ड, इन्होंने 1920 में एक आइडिया सेम ऐसे जो है ट्रांसपेरेंट रॉड्स ट्रांसमिट इमेजेस जो है वही डिस्क टाइप का ही जो है रॉड्स के ऊपर एरे ऑफ रॉड्स से इमेज ट्रांसमिट करने का जो है एक इन्होंने पैटेंट कराया। इनके 39 इमेजेज होते थे पहले और उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड लाइट से जो है इन्होंने जो है पहले उसको जो है इस तरह से रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू उसको डेमोंस्ट्रेट किया था और उन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी को बेस किया था वो एक्चुअली जो है स्कैनिंग डिस्क टेक्नोलॉजी के ऊपर ही था। इसके बाद नेक्स्ट हैं चार्ल्स फ्रांसिस जैकलिन्स, ये भी सेम मैकेनिकल टेलीविज़न के। इन्होंने 1923 में इन्होंने अपना एक टेलीविज़न सिस्टम जो है जिसको रेडियो विज़न की तरह से कहा जाता था और सबसे पहले जो है मूविंग सिलहट इमेजेस को इन्होंने ही एक्चुअली जो है दिखाया था। उसके बाद कैथोड रे ट्यूब CRT जिसको बोला जाता है, जो कि बहुत सालों तक ये टेक्नोलॉजी हमारे पास रही है, तो इसका आविष्कार किया गया कैथोड रे ट्यूब का। इसमें पिक्चर ट्यूब जो है बहुत सारे अभी मॉडर्न टीवी जितने सेट्स थे उसमें अभी तक इसी का यूज किया जाता था। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे कार्ल ब्रॉन, जिन्होंने कैथोड रे ट्यूब ऑसिलोस्कोप का आविष्कार किया था 1897 में। उसके बाद व्लादिमीर कोज़्मा जोरोकिन, ये रशियन इन्वेंटर थे। इन्होंने कैथोड रे ट्यूब का इम्प्रूव्ड वर्जन जिसको काइनेस्कोप बोलते थे 1929 में इसका आविष्कार किया था। इन्होंने टीवी सिस्टम को सबसे पहले मॉडर्न पिक्चर ट्यूब वाले जो टेलीविज़न सिस्टम हो वो उस टाइप के फीचर वाले टेलीविज़न को सबसे पहले इन्होंने ही डेमोंस्ट्रेट किया था। इसके बाद हम बात करते हैं फिलोटी फ्रांसफोर्थ, इन्होंने 1927 में इन्होंने टेलीविज़न इमेज को ट्रांसमिट किया था सबसे पहले, जिसके अंदर टोटल 60 हॉरिजॉन्टल लाइन्स थी। इन सबसे पहले जो इमेज ट्रांसमिट किया था इन्होंने वो एक डॉलर साइन था और उसके बाद उन्होंने एक डिटेक्टर ट्यूब का आविष्कार किया और उसमें जो है बाद में यही चीज़ें जो है करंट जो है इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न में यूज हुई हैं। फर्स्ट टेलीविज़न पेटेंट इन्होंने 1927 में अपने नाम पे करा लिया था। लुइस पार्कर पे जो है इन्होंने टेलीविज़न रिसीवर का आविष्कार किया और इसका पेटेंट लुइस पार्कर को 1948 में मिल गया था। उसके बाद रैबिट एयर्स ने एंटीना का इस्तेमाल किया, रैबिट एयर एंटीना। मार्विन मिलिल मार्क ने जो है किया, ये वी शेप का टीवी एंटीना होता था और बाकी इनके इन्वेंशन और जो थे उसमें इन्होंने वाटर पावर्ड पोटैटो छीलने की मशीन, उसके बाद टेनिस बॉल की मशीन इन्होंने आविष्कार किया था। कलर टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो कलर टीवी जर्मन पैटर्न 1904 में इसका आया था। इसमें जो है जोस्किन जो है उन्होंने 1925 में उसके बाद दोबारा से पैटर्न डाला और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कलर टीवी सिस्टम का पूरा मॉडल अपना उसमें पैटेंट के अंदर डाला था। सक्सेसफुल कलर टीवी फिर भी जो है दिसंबर 17, 1953 में शुरू हुआ ब्रॉडकास्टिंग
और ये RCA के द्वारा इन्वेंट किया गया था। अगर हम केबल टीवी की बात करें तो केबल टीवी पहले शुरू में कम्युनिटी एंटीना टेलीविज़न बोला जाता था, CATV, और ये जो है पेंसिल्वानिया के माउंटेन्स में 1940s के एंड में जो है इसका विकास हुआ था। सबसे पहला सक्सेसफुल कलर टेलीविज़न जो सिस्टम कमर्शियल ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था वो 17 दिसंबर 1953 को हुआ था, वो कि RCA के ऊपर डिजाइंड था। इसके बाद रिमोट कंट्रोल की अगर बात करें, टीवी रिमोट कंट्रोल फर्स्ट जो है अमेरिकन होम्स में आया था। इसको लेजी बोन्स के नाम से पहले बोलते थे। ये जेनिथ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन में उस टाइम पे, जिसको कि जेनिथ रेडियो कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता था, उनकी थ्रू आया था। चिल्ड्रन प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी सैटरडे मॉर्निंग टीवी शोज से जो है चिल्ड्रन प्रोग्राम अगस्त 1950 से स्टार्ट किया। प्लाज्मा टीवी की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा टीवी का सबसे पहला जो मॉडल तैयार हुआ था वो 1964 में इन्वेंट हुआ था डोनाल्ड बिटजर के द्वारा। गैन स्ट्रो और रॉबर्ट विल्सन, ये तीनों मिलकर इन्होंने आविष्कार किया था। क्लोज कैप्शनिंग टीवी की अगर हम बात करें तो ये जो है, जो कि टेलीविज़न वीडियो सिग्नल में कैप्शंस जो लिखी हुई भाषा जो है रहती है, उसको जो है बाद में ये भी आ गया। और उसके बाद अगर हम वेब टीवी की बात करें तो 1996 में वेब टेलीविज़न आया, जिसके थ्रू आप देखते हैं कि धीरे 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 इंटरनेट के थ्रू टेलीविज़न का काफ़ी ज़्यादा जो है प्रचलन बाद में शुरू हो गया। अगर हम इंडिया में हिस्ट्री ऑफ टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न की हिस्ट्री इंडिया में जो है उतना पहले तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ। हम अगर बात करें तो इंडिया के अंदर आज के डेट में टेलीविज़न जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन के आ गई है, और बहुत सारे जो टीवी के प्रोग्राम्स हैं, सीरियल्स वगैरह हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और सारे इंडियंस उसको बहुत अच्छे से देखते हैं। 2010 की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 515 चैनल्स उस टाइम अवेलेबल थे, जबकि उसके अंदर से 150 जो है पेड चैनल्स थे। लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा चैनल्स हो गए हैं जिनका कोई काउंटिंग ही नहीं है। और पहले टेलीविज़न की अगर हम बात करें, टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न जो है इंडिया में सबसे पहले ब्रॉडकास्ट जो है टेलीकास्ट स्टार्ट हुआ था दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को, एक जिसमें छोटा सा जो है ट्रांसमीटर था और छोटा सा स्टूडियो था। ये ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू जो है इसका प्रसारण होता था। और उसके बाद रेगुलर इसका ट्रांसमिशन 1965 में शुरू हो गया था, और उसके बाद इस सर्विस को बॉम्बे में भी एक्सटेंड कर दिया था, बॉम्बे और अमृतसर में 1972 में। 1975 तक ओनली 7 जो है इंडियन सिटीज़ में टेलीविज़न सर्विस स्टार्ट हुआ था, और ये दूरदर्शन जो था ऑल इंडिया रेडियो से बाद में दूरदर्शन बन गया, और दूरदर्शन ही इसका पूरा देखभाल करता था। नेशनल टेलीकास्ट जो है 1982 में इंट्रोड्यूस हुए थे। उसी साल में कलर टीवी भी इंट्रोड्यूस हो गया था इंडियन मार्केट में। और स्मॉल स्केल प्रोग्रामिंग जो है 1980s के एंड तक काफ़ी जो है ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा चलने लगे थे। रामायण महाभारत उस टाइम पे आपको पता है कि 1980s में रामायण और महाभारत 2 सीरियल का जो प्रसारण हुआ था वो उसने सारे के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। पूरे वर्ल्ड के जो है टेलीविज़न के व्यूअरशिप के रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए थे। 1980s के एंड में आते आते लोगों के पास बहुत सारे अपने 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 खुद के जो है टेलीविज़न सेट्स आ चुके थे लोगों के घरों में, और बाद में जो है नेशनल चैनल्स DD2, मेट्रो, DD मेट्रो, ये सब भी काफ़ी जो है ज़्यादा प्रचलन में आ गया। टेलीविज़न का लिबरेशन 1991 में जब प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव के टाइम पे इकोनॉमिक लिबराइजेशन हुआ था इंडिया के अंदर, तब बहुत सारा बाहर से काफ़ी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया ब्रॉडकास्ट और टेलीविज़न इंडस्ट्री में। और उसके बाद जो है काफ़ी सारे जो है इसमें बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट देखा गया। फॉरेन चैनल जैसे CNN, स्टार टीवी, डोमेस्टिक टेलीविज़न जैसे जी टेलीविज़न, सन टीवी, ये सब सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट इन्होंने शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे बहुत तेज़ी से इंडिया के अंदर जो है ये मार्केट बढ़ना शुरू हो गया। अभी हम अगर बात करें केबल टेलीविज़न की तो टाइम एनुअल अपडेट के मुताबिक 2010 की अगर हम बात करें,
इंडिया में 134 मिलियन हाउस होल्ड्स विथ टेलीविज़न सेट्स, लगभग 103 मिलियन इसमें एक्सेस केबल टीवी है और सेटेलाइट टीवी को, और 20 मिलियन हाउस होल्ड्स के पास डीटीएच सब्सक्राइबर्स है। अर्बन एरिया की अगर बात करें तो अर्बन इंडिया में जो है 85% हाउस होल्ड्स के पास टीवी है और 70% से ज़्यादा के पास जो है सेटेलाइट केबल या डीटीएच सर्विस का एक्सेस है। टीवी ओनिंग हाउस होल्ड के पास अगर बात करें तो बहुत 8 से 10% का ग्रोथ जो है हर साल लगभग उस टाइम पे हो रहा था, और काफ़ी ज़्यादा जो है डीटीएच सब्सक्राइबर्स वगैरह बहुत तेज़ी से जो है बढ़ते जा रहे थे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये डेटा जो है 2010 का है, लेकिन दोस्तों अगर इस समय आज का देखेंगे तो टेलीविज़न का पूरा जो है अभी हर हाउस होल्ड के पास टेलीविज़न सेट्स हैं, और तरह तरह के सेट्स, और इतना ज़्यादा इसका डेवलपमेंट हो गया, इतना मॉडर्नाइज हो गया है कि आप जो है पहले ये चीज़ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। स्टार नेटवर्क रूपर्ट मैडोक ने 1991 में इंडिया के अंदर शुरू हुआ किया था, और उसके बाद एम टीवी, और फिर उसके बाद इतने सारे चैनल, सन टीवी इंडिया का, राज टेलीविजन नेटवर्क 1994 में स्टार्ट हुआ, और इस तरह से जी टीवी, और धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से केबल टीवी का जो है प्रचलन इंडिया के अंदर आ गया था। स्टार नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ये हांगकांग बेस्ड एक कंपनी का है, और इसमें इंडियंस को जो है इतने सारे सीरियल्स, इनमें जो है आप पुराने पहले के जो है अगर देखेंगे सीरियल्स, बहुत सारे सीरियल्स जो है कसौटी ज़िंदगी के, इस टाइप से इतने सारे सीरियल्स उस टाइम के थे जो कि काफ़ी पॉपुलर हुए थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये सब बहुत सारे इतने पॉपुलर हुए थे कि इनके जो स्टार, जिन लोगों ने इसमें काम किया, वो आज के डेट में आप जो है बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, और यहाँ तक कि वो पॉलिटिक्स में हर जगह पे अपना उन्होंने जगह बना लिया है। तो इतना ज़्यादा इसका जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा। फिर उसके बाद स्टार गोल्ड, चैनल वी, ईएसपीएन, स्टार स्पोर्ट्स, स्टार वर्ल्ड इंडिया, उसके हिस्ट्री चैनल, एचबीओ सिस्टम 2001 तक आ गया था, और डिस्नी वगैरह जो है 2003 तक, यूट्यूब में भी, यूटीवी, बिंदास, जूम, कलर्स, नाइन एक्शन, सब बहुत सारे चैनल धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। अगर हम ऑडियंस की बात करें तो ऑडियंस जो है टेलीविज़न में धीरे धीरे, क्योंकि जो है पहले फ्रेगमेंटेड था ऑडियंस, उसके बाद फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट हुआ, फिर दोबारा फ्रेगमेंट हुआ, तो इस तरह से जो है कभी बढ़ता रहा कभी घटता रहा, इस तरह से इंडिया के अंदर धीरे धीरे जो है चलता रहा। और डेटा जितने हैं अवेलेबल, उसके हिसाब से जो है स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब डीडी, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से जो है अलग अलग टाइप के चैनल्स उन्होंने स्टार्ट करना शुरू हुआ, तो उसके बाद जो है तेज़ी से बढ़ा, और 1997 तक आते आते अगर हम देखें तो टाइम जो है एक टेलीविज़न का जो है एक, उन्होंने एक वो बना दिया था, जो कि सारे के सारे मॉनिटरिंग करता था कि कितने कितने कहाँ कहाँ पे कितने चैनल कैसे क्या जो है देखे जा रहे हैं, उसका एनालिसिस करता था। तो टाइम के थ्रू जो है उन्होंने ऑफिशियल पूरा रिकॉर्ड कीपिंग का काम करते थे, ऑडियंस मैट्रिक्स, कितने ऑडियंस जो है जुड़ रहे हैं, कितने टीवी सेट्स बिक रहे हैं, वो पूरा जो है सारे के सारे जो है इसके अंदर वो सर्वे करते रहते थे और निकालते रहते थे। तो उसके बाद जो है ए मैप आया, जो है ए मैप का मतलब है ऑडियंस मेजरमेंट एनालिटिक्स लिमिटेड, इसको ए मैप के नाम से बोला गया। तो ए मैप्स जो था ये 2004 में जो है रेटिंग सर्विस आई, और ये जो है एनआरआई इन्वेस्टर्स थे जो अमेरिकन, इन्होंने स्टार्ट कराया था, और उसके थ्रू जो है सारे के सारे क्या है कि जब टाइम वाला था उसका एक हफ्ते के बाद रेटिंग का पता चलता था, इसके अंदर जो है नेक्स्ट डे ही, एक दिन के तुरंत बाद ही पता चल जाता था, तो ये आ गया। उसके बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का भी डेवलपमेंट हुआ 2008 में, जो है मार्च 2008 में जो है उन्होंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा बहुत प्रोग्रेस जो है इंडिया के अंदर हुआ है, और सेट टॉप बॉक्सेस, टीवी चैनल्स बहुत सारा बढ़े, ये सब चीज़ें आई, सैटेलाइट टीवी वगैरह काफ़ी धीरे 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 तेज़ी से बढ़ता रहा, और उसके बाद केबल टेलीविज़न के ऑपरेटर्स जितने हैं उनकी मोनोपोली एरिया एरिया में जो थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती गई। इस तरह से क्रांति दोस्तों इस चीज़ में आती चली गई टेलीविज़न में। और अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट तब से अभी तक हुआ है टेलीविज़न इंडस्ट्री में। सैटेलाइट टीवी इसके अंदर बहुत बड़ी क्रांति थी,
सेटेलाइट टीवी की अगर बात करें तो 2010 तक लगभग जो है 500 टीवी सेटेलाइट टीवी चैनल्स थे जो इंडिया के अंदर ब्रॉडकास्ट हो रहे थे, जिसमें जो मेजर चैनल थे वो दूरदर्शन, स्टार टीवी, सोनी का सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविज़न, सन टीवी, जी टीवी, डीडी डायरेक्ट प्लस, एयरटेल डिजिटल टीवी, बिग टीवी, ये सब सारे जो है बहुत सारे टाइप के जो है सर्विसेज और जो डायरेक्ट टू होम सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे थे, सर्विस प्रोवाइडर थे, वो एयरटेल डिजिटल टीवी, बिग टीवी, रिलायंस की। उसके बाद डीडी डायरेक्ट प्लस, डिश टीवी, सन डायरेक्ट, टाटा स्काई, वीडियोकॉन, ये सब सारे के सारे जो है जो थे सर्विस प्रोवाइडर थे। इन्होंने इंडियन मार्केट को काफ़ी अच्छी तरह से इनिशियल में टैग किया। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट टू होम डीटीएच की, तो डीटीएच का मतलब होता है कि सैटेलाइट प्रोग्राम्स को डायरेक्टली जो है अपने पर्सनल डिश के ऊपर अपने घर के अंदर रिसीव करना। ये कमर्शियल टेलीविज़न जो है उसको तो इतना ज़्यादा वो बीट नहीं कर सकता, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्री चैनल्स होते हैं, तो इसलिए जो है डीटीएच का काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे इंडिया के अंदर पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। शुरू में जो है ज़्यादा जो डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर थे 2010 का अगर हम बात करें तो लगभग जो है 20 मिलियन सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा थे, जिसमें डिश टीवी ये जी टीवी की सब्सिडियरी थी। उसके बाद टाटा स्काई प्लस, साउथ इंडिया मीडिया, सन नेटवर्क, उसके बाद सन डायरेक्ट डीटीएच इनका था, रिलायंस का जो है बिग टीवी, भारतीय एयरटेल का एयरटेल डिजिटल टीवी, डीडी डायरेक्ट प्लस, ये सारे जो है बड़े बड़े मेजर प्लेयर्स थे उस टाइम पे। और 2010 तक लगभग जो है 7 ऑपरेटर थे जो है उनका 110 मिलियन से ज़्यादा टीवी होम्स में उनकी मोनोपोली चलती थी, और एमआईएफ के थ्रू जो है पूरा रेटिंग सब डेली डेली पता चलता था कि कौन कहाँ पे कितने आगे कितना पीछे चलता जा रहा है। इस तरह से दोस्तों अगर देखें तो जो है बहुत ही तेज़ी से उस समय पे 2000 से 2010-2015 तक जो है बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। बाद में इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी, आईपीटीवी जिसको बोला जाता था, कुछ सिटीज़ में 2006-07 में इन भी लॉन्चिंग हो गया। एमटीएनएल, बीएसएनएल ने इनका लॉन्च किया था। बाद में धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर रीजन, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हर जगह पे बढ़ना शुरू हुआ, और आज के डेट में इंडिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे आईपीटीवी नहीं चल रहा है। तो इस तरह से टीवी का इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में। तो अब हम बात करते हैं सिनेमा की। तो इन सिनेमा की अगर हम बात करें तो सिनेमा जो है बहुत सारे तरह के जो सिनेमैटिक कल्चर है, जो आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, हर जगह पे कल्चर के हिसाब से अपना अपना अलग अलग उनको जो है फिल्मों के माध्यम से पब्लिक के बीच में लाया जाता है उनके कल्चर को। इंडियन फिल्म्स जो है वो उन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉलो किया साउथ एशिया को और मिडिल ईस्ट को। आज के डेट में इंडियन सिनेमा की पॉपुलरली बहुत ही ज़्यादा कंट्रीज़ में इसमें हो गई है, और हज़ारों फिल्म जो है अलग अलग लैंग्वेज में हर साल प्रोड्यूस की जाती हैं। इवन आज के डेट में अगर हम देखें तो यूएस और यूके भी जो है वहाँ की ऑडियंस भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जैसे बहुत सारे बंगाली, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, इस तरह इन लैंग्वेज की फ़िल्मों को वो यहाँ पे जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं। तो इसलिए अगर देखा जाए तो इंडियन सिनेमा का जो है हर जगह पे दबदबा है, पूरे वर्ल्ड में आजकल इसको जो है अभी तक देखा जाता है। और बहुत सारी जो है इसके पीछे जो है बहुत बड़ा हाथ खास करके सैटेलाइट टेलीविज़न का है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब टेक्नोलॉजी का तो बहुत ही ज़्यादा हाथ है, जिसकी वजह से इसका पूरा अपग्रेडेशन हुआ है। और कंट्री जो है इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल्स वगैरह में भी काफ़ी हमारी फ़िल्मों ने पार्टिसिपेट किया है। सत्यजीत रे की बंगाली, अदूर गोपाल कृष्णम की मलयालम जो है पिक्चर, के विश्वनाथ की तेलुगु, मणिरत्नम की तमिल, गिरीश करसवाली की कन्नड़ा, और इस तरह से हिंदी की फ़िल्म की बात करें तो शेखर कपूर, मीरा नायर, दीपा मेहता, इनकी फ़िल्में काफ़ी जो है इंटरनेशनल फोरम में इनको काफ़ी प्रेज़ किया गया है। एस वी रंगाराव
को सबसे पहला इंटरनेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर का, इंडोनेशियन फिल्म फेस्टिवल जो है जकार्ता में हुआ था, ये 1963 में। आज के रेट में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है फिल्मों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। 2009 में इंडिया ने टोटल 2961 फिल्मों का प्रोड्यूस किया था, और इसके अंदर 1288 ओनली फीचर फिल्म थी। और दूसरी बात क्या है कि सिनेमा के अंदर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर दिया गया है, जिसकी वजह से भी इसको काफ़ी अट्रैक्टिव, इंडियन मार्केट, सिनेमा मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव है। और 20th सेंचुरी फॉक्स, सोनी पिक्चर्स, वार्नर ब्रोस, इन्होंने काफ़ी जो है इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर किया है। और उसके अलावा जो है प्रोमिनेंट जो इंडियन इंटरप्राइजेज हैं मीडिया के, जैसे जी हो गया, यूटीवी हो गया, श्रेयस प्रोडक्शंस, एड लैब्स, सन नेटवर्क, सोनी पिक्चर्स, इन लोगों ने भी काफ़ी जो है फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन में काफ़ी मदद किया है। और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने भी टाइम टाइम पे बहुत सारे जो है टैक्स इंसेंटिव दिए हैं, जिसकी वजह से सिनेमा को काफ़ी बूम मिला है। अब हम बात करते हैं सिनेमा का रोल सोशल चेंज में। सिनेमा जो है क्या है कि फिल्म, मूवीज़ जो है, फिल्म उसी को मूवी बोला जाता है, उसी को सिनेमा जो बोला जाता है, तीनों चीज़ें लगभग एक ही चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। मूवी का मतलब होता है मोशन पिक्चर, और जबकि फिल्म का मतलब है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्टिक या वो एजुकेशनल अपील देने वाली कोई चीज़ हो। तो प्राइमरी पर्पज़ मूवी का था एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट देना लोगों को स्टूडियोज़ में और प्रॉफिट कमाना। फिल्म का जो है लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना। इसीलिए दोनों को अगर हम एक्चुअल इनके डेफिनेशन, इनके मीनिंग से समझें तो अलग अलग हैं, बट एक्चुअली जो है इनको दोनों को एक दूसरे का सिनोनिम बोला जाता है। और बहुत सारे लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हम फिल्म बोलें और किसको मूवी बोलें। तो पुरानी जो है साइलेंट फिल्म से अगर हम देखें तो जो है बहुत ज़्यादा मोशन पिक्चर्स में काफ़ी डेवलपमेंट समय के साथ हुआ है। और फिल्में क्या करती हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस को जो है रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है लोगों को उसका लिटरल मीनिंग जो है समझाती हैं। अगर हम चार्ली चैपलिन की फ़िल्म की बात करें तो एक जो है कोई भी कॉमेडी या कुछ भी जो उनके इवेंट्स होते थे, तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने हाव भाव से, अपने जो है एक्शन से ही बता देते थे लोगों को, और लोग जो है उसमें खूब जो है उसको पसंद करते थे। और दूसरी बात, फ़िल्म में जो है फ़िल्म मेकर क्या हैं, इनको एक क्या है सोशल मीडिया कंड्यूट भी बोला जाता है अपने टाइम का, क्योंकि ये एक्चुअल जो सोशल इश्यूज़ हैं उस टाइम पे, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल जस्टिस, वुमेन हेल्थ, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वर्कर राइट्स, होमलेसनेस, डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी और ह्यूमन राइट अब्यूजेस को जो है बड़े पर्दे पर लाते हैं और लोगों के सामने लेके आते हैं। अगर अच्छी फ़िल्म हो तो वो लोगों के बीच में हर चीज़ के लिए लोकल और ग्लोबल इश्यूज़ को भी सामने लाती है, और लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करती है, लोगों को एजुकेट करती है पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल कॉन्टेक्स्ट में। और इन्होंने जो है लोगों के अंदर बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस होते हैं उनको भी दूर करने का और सोशल चेंज के लिए भी बहुत बड़ा माध्यम का काम जो है करती है। हम अच्छी फ़िल्मों की अगर बात करें, टॉप फ़िल्मों की, तो myfavouritereview.com एक साइट है जो कि टॉप 101 जो है फ़िल्मों की जो है सोशल चेंज फ़िल्मों को जो है अपना एक अपनी लिस्ट के अंदर शामिल करता है। तो वो टाइम टू टाइम जो है शामिल करता रहता है, चेंज होता रहता है। सोशल फ़िल्म और फिल्म मूवमेंट की अगर हम बात करें, अर्ली 20th सेंचुरी में बहुत सारे सोशल इशूज़ जो है, अबॉर्शन से लेके लेबर इशूज़, वोटिंग राइट्स, डोमेस्टिक वायलेंस, मिसट्रीटमेंट माइनॉरिटी का, और बहुत सारे जो है इस तरह से जो है सारी चीज़ों को फिल्मों ने जो है काफ़ी ज़्यादा दिखाया हुआ है। 1915 जो है अमेरिकन फिल्म थी डब्ल्यू ग्रिफिथ ने, बर्थ ऑफ ए नेशन, और उसके बाद 1916 में फिल्म इनटॉलरेंस, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई थी और बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म भी अपने टाइम की बोला जाता था। बर्थ ऑफ ए नेशन जो है इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिल्म थी कि इसका जो है डिपिक्शन, इसके अंदर स्लेवरी का जो है बहुत ज़्यादा बात किया था। तो इसी वजह से
इसको सेक्सिस्ट फ़िल्म जो है भी बोला जाता है अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में, और इसको उस टाइम पे इसने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा किया था। और उस क्रिटिसिज्म के बाद ही जो है इन्होंने इनटॉलरेंस फ़िल्म बनाई थी। हालाँकि ये भी जो है रैसिस्ट रिमार्क से बच नहीं पाई। यूरोप में भी बहुत ही ज़्यादा जो है फ़िल्मों के थ्रू काफ़ी जागरूकता पैदा की गई। फ़िल्म्स जैसे कि द बाइसिकल थीफ और इम्बोर्टेडी जो है इसमें रिफ्लेक्ट किया गया ऑर्डिनरी पीपल का, किस तरह से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं पॉवर्टी और एंग्जाइटी को फेस करते हुए। इसी तरह से जर्मनी में भी न्यू जर्मन सिनेमा के माध्यम से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, जागरूकता आई लोगों के बीच में। फ्रांस भी जो है इसको फॉलो किया, इटालियन पे फॉलो करते हुए फ्रांस ने भी अपना जो है न्यू वेव जो है काफ़ी चेंज आया, और पॉलिटिकल इश्यूज़ और सोशल इश्यूज़ इनको सबको फिल्मों के माध्यम से वहाँ पे काफ़ी आगे लाया गया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सत्यजीत रे और श्याम बेनेगल हैं, बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं। इन्होंने जो है शुरू में न्यू वेव को जो है सेट करने में काफ़ी काम किया, और इन्होंने काफ़ी सारे जो है अपनी पिक्चरों को, अपनी फ़िल्मों को कांस, वेनिस, बर्लिन जो है ये जो है फ़िल्म फेस्टिवल में भी ले गए, और काफ़ी जो है यहाँ पे इंडियन फ़िल्म्स की काफ़ी चर्चा की। बिमल रॉय की 2 एकर्स ऑफ लैंड 1953 में दिखाई गई। रेस जो है का सत्यजीत रे का अपू ट्रिलॉजी, उसके बाद जो है पैंथर पंचली 1955 में, अपराजितो 1956 में, वर्ड ऑफ अपू 1959 में, इनकी सबकी काफ़ी जो है इंटरनेशनली काफ़ी सराहना की गई। अभी हम सोशल फिल्म इकोसिस्टम की अगर बात करें तो फिल्में तो जो है सोशल चेंज का काम करती ही हैं, और जो कमर्शियल फिल्म्स होती हैं वो बॉक्स ऑफिस में जितना ज़्यादा सक्सेस होती हैं उतना ज़्यादा उनका नाम होता है, और उनको जो है लोग काफ़ी जो है फिल्म फेस्टिवल में भी आगे ले जाया जाता है, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है हर थिएटर्स में किया जाता है। और बाकी जो फिल्में उसमें नहीं चलती हैं वो डायरेक्टली उनका डीवीडी वगैरह बना करके भी जो है उनका काफ़ी मार्केटिंग की जाती है। माई फेवरेट रिव्यू डॉट कॉम जो है ये अगर सोशल चैन फिल्म की इनकी बात करें तो ये अमेरिका के अंदर इसका रिव्यू होता है अमेरिकन मूवीज़ का। 101 ग्रेटेस्ट फिल्म्स जितने हैं वो सभी टाइम के उनके ऊपर। इसी तरह से अमेजन ने भी अपना एक जो है अलग ही रिव्यू, अपना एक अलग ही ग्रुप बना दिया, इसने भी हज़ारों फिल्में उसके अंदर शामिल कर दी, टॉप फिल्मों को। तो लेकिन ये सब तो जो है बिजनेस और की बात है। अमेजन वगैरह जो है अपना खाली बिजनेस के लिए करते हैं ये सब काम, उनको जो है ज़्यादा बाकी चीज़ों से किसी कोई मतलब नहीं होता है, और जो फिल्में ज़्यादा अच्छा जो है मार्केट में चल जाती हैं वही उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया हो जाता है। माई फेवरेट रिव्यू के लोगों ने बोला कि हम अपनी जितनी भी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं वो हर एरिया में, हर जगह जगह पे जाके कोई फिल्म चाहे कमर्शियली सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है, सभी फिल्मों का जो है वो पूरा जो है देख देख के एक एक को जो है चला के वीडियो रन करके उसके बाद वो रिव्यू करके उसके बाद उसको इंक्लूड करते हैं, जबकि अमेजन वगैरह में ऐसा नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम देखें तो फिल्म, सिनेमा, टेलीविज़न, इन सब का हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, और इसकी वजह से सोसाइटी के अंदर काफ़ी चेंजेज भी आए हैं। तो इनका जो है महत्व हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा है कि इसको हम कभी भी जुटला नहीं सकते हैं। इसी के साथ आज का ये क्लास ख़त्म होता है। थैंक यू।